दोस्तों ये स्टोरी का चौथा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। विवान की बात सुनकर सांझ ने सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, विवान कार्तिक, क्या उसे पता चल गया होगा कियान के बारे में? उसकी बात का जवाब देते हुए विवान ने कहा, अगर उसे पता चल ही गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कियान उसका सामना करने के लिए तैयार है। विवान ने यह सांझ की चिंता करने के लिए कहा था। इस बात का डर तो उसे भी था। तभी विवान ने उसके सिर पर किस करके कहा, सो जाओ, मैं हूं ना। उसकी बात मानकर सांझ ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। थोड़ी ही देर बाद उसकी गहरी गहरी सांसें विवान की गर्दन पर पड़ रही थी और तभी वह धीरे से मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में रियान और ऋषि दोनों ही वापस आ गए थे। वे दोनों राघव के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे और राहा तीनों को सर्व कर रही थी। तभी रियान ने कहा, राहा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बस माँ, मेरा हो गया। तभी राहा ने उसे डांटते हुए कहा, आप फालतू के प्रोटीन शेक पीते रहते हो, इन्हें पीना बंद करो और घर का खाना अच्छे से खाओ। हम अब तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, चुपचाप से जितना दे रहे हैं वह सब खा डालो। रिवांश को जबरदस्ती खाना खिलाते देख कर ऋषि का मुंह बन गया और उसने अपना खाना खाते हुए कहा, मॉम का प्यार सब एक के लिए, दूसरे पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सही सोचता हूँ मैं, मुझे कहीं से उठाकर लाया गया है शायद, इसलिए मुझे भाई की तरह कोई खाना नहीं खिलाता, ना मुझसे कोई उनकी तरह प्यार करता है। शायद मैं अडॉप्टेड हूँ। वह अपनी बात बिना किसी की तरफ देखे बोल रहा था तो वहीं राघव, राहा और रिवांश तीनों उसे ही घूर कर देख रहे थे। तभी राहा उसके पास गई और उसने ऋषि के कान को अपने एक हाथ से पकड़ कर मोड़ दिया तो ऋषि ने चिल्लाते हुए कहा, माँ, दर्द हो रहा है। बेटा, हम आपसे प्यार नहीं करते, आप अडॉप्टेड हैं। और क्या फालतू की बातें सोचते रहते हो तुम? राहा की बात पर ऋषि ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गई। या कहते हुए उसने राघव की तरफ देखा और मुंह बनाकर कहा, प्लीज डैड, आप तो कुछ समझाओ ना। अपनी वाइफ को देखो कैसे आपके बच्चों पर जुल्म कर रही है आपकी बीवी। उसकी बात पर जहां राघव रिवांश मुस्कुरा रहे थे तो वहीं राहा ने उसके कान को और कसकर मरोड़ दिया था। तभी ऋषि ने चेयर पर बैठे हुए राहा के पैरों को छूते हुए कहा, माते, प्लीज मुझे माफ कर दो। माते, मैं अब से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं समझ गया, आप ही मेरी सगी माँ है, मैं आपका ही पुत्र हूँ। धन्य धन्य हो आप। प्लीज अपने इस नालायक बेटे को छोड़ दो। ऋषि की बातें राघव और रिवांश का अच्छा एंटरटेनमेंट कर रही थी। दोनों ही हंसते हुए अपना खाना खा रहे थे। तभी राहा ने अचानक उसका कान छोड़ दिया और फिर खुद उसे अपने हाथों से खिलाते हुए कहा, हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। हाँ, पर हमारा झुकाव रिवांश की तरफ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उनके आने से हमारा ऑरा ऊंचा हो गया और हम एक पत्नी से एक माँ बन गए। तभी रिवांश को देखते हुए कहा तो ऋषि यह सुनकर बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे कोई। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी राहा ने उसे घूर कर देखा तो उसके मुंह की आवाज उसके मुंह में ही रह गई। तभी राघव ने अपना खाना फिनिश कर उठाते हुए कहा, अपनी पैकिंग कर लो दोनों, हम कल इंडिया जा रहे हैं। बोलते हुए उसने रिवांश की तरफ देखा तो उसने धीरे से सर हिला दिया। कुछ देर बाद रिवांश और ऋषि दोनों ही अपने अपने कमरे में थे और पैकिंग कर रहे थे। जहां एक तरफ ऋषि के होठों पर बड़ी वाली स्माइल थी तो वहीं रिवांश के चेहरे पर कोल्डनेस थी। रिवांश ने जैसे ही अपनी पैकिंग फिनिश की तभी ऋषि उसके रूम में चादर और अपना पिलो लिए अंदर आते हुए उसने कहा, भाई, मैं आज आपके साथ ही सोऊंगा। और वह क्यों? रिवांश के पूछने पर इस ऋषि ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही अकेले, प्लीज भाई सोने दो ना। आपकी शादी के बाद तो मैं वैसे ही इस रूम से मैं आ नहीं पाऊंगा, पर जब तक आपकी शादी हो नहीं जाती तब तक तो मैं आपके साथ सो सकता हूँ ना भाई। उसकी बात सुनकर रिवांश का चेहरा तन गया और वह उसे अपनी ठंडी नजरों से देखने लगा। तभी ऋषि ने उसके ऐसे देखने पर कहा, भाई, क्या आपको सच में नहीं पता कि मॉम डैड आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? उसकी बात पर रिवांश ने बेड पर बैठते हुए कहा, तुझे जो भी कहना है साफ साफ कह, मुझे तेरी घुमावदार बातें समझ नहीं आती। उसकी बात पर ऋषि ने शरारत भरी मुस्कान अपने होठों पर लिए कहा, भाई, मैंने डैड मॉम को बात करते हुए सुना है, वाह, वहाँ हम सिर्फ कियान भाई के बर्थडे के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ आपकी शादी की बात होगी। पता नहीं कौन है वह लड़की जिसके साथ डैड आपकी शादी करवाना चाहते हैं। मैं तो इस बात से खुश हूँ, मुझे वहां जाने के बाद एक भाभी मिल जाएगी और आपकी बेरंग जिंदगी में भी कोई आ जाएगी।
जो आपकी जिंदगी में ही नहीं इस कमरे में भी अलग अलग रंग भर देगी। ऋषि अपने ही धुन में बोले जा रहा था तो वहीं रिवांश उसकी बातें सुनकर कुछ परेशान हो गया था। तभी उसने एक पिलो उठाया और उसे ऋषि के मुंह पर फेंक कर मारते हुए कहा, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। ऋषि ने रिवांश के फेंके गए पिलो को अपनी बाहों में भरा और मुस्कुराते हुए उसने खुद से कहा, भाई मुझे तो आज रात नींद ही नहीं आएगी। हाय यह रात अब कैसे कटेगी। यह बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो वहीं रिवांश उठकर बालकनी में चला गया और सिगरेट अपने होठों के बीच दबाकर उसके कस लेने लगा। फिर उसने खुद से कहा, आई होप कि वहां तुम होगी। यह कहते हुए उसके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं था पर उसकी आंखों में चमक बिखर गई थी। दूसरी तरफ इंडिया में हाथों में आरती की थाल लिए और अपनी आंखों को बंद किए सांझ एंट्रेंस पर खड़ी थी कि तभी एक आवाज सुनकर उसके दिल को सुकून मिल गया और उसने अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखों को भी सुकून मिल गया। कियान को देखते हुए उसने उसकी आरती की, वह उसे ही देख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था पर उसकी काली नसीली आंखें सांझ को देखकर मुस्कुरा रही थी। सांझ ने आरती का थाल झरना के हाथ में पकड़ा दिया और खुद कियान के गले लग गई। माँ की ममता उस पर हावी हो गई और खुशी से उसकी आंखें भीग गई। कियान को गले लगाकर उसके बेचैन मन को सुकून मिल गया था तो वहीं कियान भी उससे लिपटा हुआ था। इतने सालों बाद उसने अपनी माँ के प्यार को महसूस किया था। विवान, विहान, रूहान और सभी उनके पीछे खड़े माँ बेटे को मिलते हुए देख रहे थे कि तभी झरना ने उन्हें देखते हुए कहा, आज क्या कियान को बाहर ही खड़ा रखोगे या उसे अंदर भी लाओगी। उसकी बात सुनकर सांझ कियान को लेकर अंदर आ गई। आहान भी अंदर दाखिल होते ही ऋचा के गले लग गया। कियान के साथ वह भी आज बनवास काट कर आ गया था। ऋचा भी भीगी पलकों से आहान को गले लगाए खड़ी सालों की कसर पूरी कर रही थी। फिर कुछ देर बाद सभी हॉल में कियान और आहान को घेर कर बैठे थे और उससे बातें कर रहे थे कि तभी कियान की नजरें इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढ रही थी। उसकी बेचैन नजरों को देखकर झरना ने मुस्कुराते हुए कहा, वाणी को ढूंढ रहे हो, वह कल आएगी। वह लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी रेहान सिकंदर के साथ वहां आ गया और उसने कियान को सबके बीच बैठे देखकर कहा, वह अभी अभी तो आया है और तुम सब आए थे उस पर सवार हो गए हो। कम से कम फ्रेश होने का तो समय दो। उसकी बात सुनकर सांझ ने कियान को देखते हुए कहा, आप जाइए, फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सांझ की बात सुनकर कियान ने सिर हिला दिया और ऊपर चला गया। ऋचा ने भी प्यार से आहान का सिर हिलाते हुए कहा, आप भी जाओ आहान, फ्रेश होकर आइए, हम सब यहीं आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। आहान ने उसकी बात पर सिर हिलाया और ऊपर अपने रूम में चला गया। कियान अपने रूम में वॉशरूम में था और उसके दोनों हाथ सामने वाली दीवार पर रखे थे। उसका सिर थोड़ा नीचे की तरफ झुका था। शावर का ठंडा पानी उसके शरीर को भिगो रहा था कि तभी उसकी बंद आंखों के सामने काहिरा का चेहरा आ गया और उसने दीवार की सतह पर अपने हाथ को थोड़ा और कसकर जमा दिया। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आते ही उसे अपने होठों पर काहिरा के होठों की गर्माहट महसूस होने लगी थी जो उसे बेचैन कर गई थी। उसे याद आया उसने ट्रेन से निकलते ही एक आखिरी बार उसकी झलक देखी थी। उसके छोटे से प्यारे से चेहरे पर कल रात का गुस्सा था जिससे वह और क्यूट लग रही थी। वहीं आहान का भी हाल कियान जैसा ही था। उसे भी समीरा की याद आ रही थी और नीचे हॉल में सभी दोनों की ही बातें कर रहे थे। झरना ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए सांझ से कहा, सांझ, कियान बिल्कुल पापा जैसे दिखते हैं। वही आंखें, वही चेहरा, वही अंदाज, सच वैसा ही है सब कुछ। उसकी बात पर सांझ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ झरना, कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही है। अगर कुछ बदल गया तो वह रिश्ते। मैंने ना जाने कौन सा पुण्य का काम किया था जो मुझे कियान की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी बात पर झरना धीरे से मुस्कुरा दी। वह सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी कियान और आहान दोनों फ्रेश होकर हॉल में आ गए। सबके साथ वह दोनों भी डिनर कर रहे थे। सांझ कियान को खुद सर्व कर रही थी, ऋचा भी आहान को खुद ही सर्व कर रही थी कि तभी कुछ हलचल हुई और सभी की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठी। शिव और राहुल, आशु, स्वाति और शिवी को लेकर मेंशन आ गया था। कियान को देखकर सभी के होठों पर स्माइल आ गई। वहीं कियान भी सेटिस्फेक्शन लुक के साथ सबको देख रहा था। तभी झरना ने खुश होते हुए कहा, माँ आ गई। यह कहते हुए वह उनके पास चली गई और स्वाति के गले लग गई। कियान और आहान दोनों भी उठकर उनके पास गए और कियान शिव और राहुल से गले मिलकर सबसे मिलने लगा। शिवी ने कियान के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, आप तो बिल्कुल भाई जैसे दिखते हो। यह सुनकर कियान होठों को हल्का सा तिरछा कर मुस्कुरा दिया। फिर सभी अंदर आए और कुछ देर रुक कर डिनर करने लगे। वहीं उधर मुंबई के एक होटल में काहिरा और समीरा सभी के साथ उसी होटल में रुकी थी। दोनों एक ही रूम में थी और अभी दोनों ही मुंह लटकाकर बेड पर बैठी हुई थी। तभी उनके कमरे में सुमन आई और दोनों को ऐसे बैठे देखकर
वह सामने पड़े बेड पर उस पर पसर गई और दोनों को देखकर बोली, अब क्या दुखी होना, जो होना था वह हो गया। अब तुम दोनों की फर्स्ट किस चोरी हो गई, इस बात का और कितना शोक मनाओगी, भूल जाओ ना। उसकी बात से चिढ़कर काहिरा और समीरा दोनों ने उसे घूर कर देखा तो सुमन दोनों को देखकर मुंह बनाकर बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो तुम दोनों, मैंने थोड़ी ना तुम दोनों को किस किया है। यह सुनकर काहिरा ने कहा, अच्छा है कि आप वह नहीं है, वरना अभी मैं आप और दी आपको ही मार मार कर आपका कचूमर बना देती। उसका साथ देते हुए समीरा ने कहा, राइट, उसको तो कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, उस बागड़ बिल्ले को तेरा क्या रिश्तेदार लगता है वह। दोनों उसकी बात पर सुमन ने कहा, मेरा क्यों रिश्तेदार लगेगा, अब तुम दोनों ही बता रही थी दोनों हैंडसम है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम दोनों को दो हैंडसम लड़कों ने किस किया है। वाह जी वाह, हमारे लिप्स की वर्जिनिटी छीन गई और आप कह रही हैं हम खुश हो जाएं। अरे कैसे खुश रहे हम, अब मैं और दी दोनों अपने हस्बैंड से क्या कहेंगे, आपसे पहले हमें दो अजनबी लोगों ने किस कर ली। यह सब कहकर काहिरा ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और सोचने लगी। तभी समीरा ने भी कहा, और नहीं तो क्या यार, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, मैं अपनी फर्स्ट किस अपने प्यार को दूंगी, पर हमें कहाँ पता था हमारी लाइफ की फर्स्ट किस को लुटेरे लूट कर ले जाएंगे। यह कहकर उसने मुंह बना लिया। इतनी देर से दोनों की बातें सुन रही सुमन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और कहा, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अरे अब दुखी क्यों होना, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहकर वह उठी और जाते हुए बोली, कल सुबह तैयार रहना, हम सब गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे हैं। दोनों ने उसकी बात सुनी पर कहा कुछ नहीं। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी जगह लेट गए। कुछ देर बाद काहिरा चिल्लाते हुए उठी। उसकी आवाज सुनकर समीरा भी उठ गई। उसने बेड साइड टेबल पर रखी लाइट ऑन की और हल्की रोशनी में काहिरा का डरा हुआ चेहरा देखने लगी। काहिरा पसीने से पूरी भीगी हुई थी और हाँफ रही थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर समीरा ने पूछा, क्या हुआ, तू ठीक है कोहू। काहिरा ने एक हाथ से अपना पसीना पोंछा और अपनी बड़ी सांसों को कंट्रोल करते हुए उसने कहा कि वाह वाह, ट्रेन वाला लड़का आया था, मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। मैंने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और अपने साथ ले गया। उसकी बातें सुनकर समीरा ने उसे समझाते हुए कहा, देख कोहू, यह सब सच नहीं होता, यह सपना है, भूल जा। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं उसे मार मार कर भगा दूंगी पर तुझे उसे नहीं ले जाने दूंगी। यह कहकर उसने काहिरा को अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। फिर उसने सोचते हुए मन ही मन खुद से कहा, दोनों भाई डेविल हैं, अब यह सपने में भी आकर डरा रहे। एक बार अगर वे दोनों मुझे मिल गए ना तो बताऊंगी मैं दोनों को, दोनों के पीछे कुत्ते छोड़ दूंगी, नहीं तो अनाकोंडा, हाँ अनाकोंडा छोड़ दूंगी। यह कहते हुए उसने मुंह बना लिया। वहीं उधर विला में कियान और आहान डिनर के बाद दोनों टेरिस पर थे। दोनों के हाथ में एक एक सिगरेट थी। दोनों ही काले आकाश को घूरते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहे थे कि तभी आहान पलटकर बाउंड्री सेटिंग कर खड़ा हो गया और कियान को तिरछी नजरों से देखते हुए उसने कहा, हम तो आ गए हैं पर शुरुआत कहाँ से करनी है। उसके पूछने पर कियान ने कहा, उसे मेरे आने की खबर लग गई होगी, वह कुछ ना कुछ करेगा, पर अगर हमें उसके बारे में और जानना है तो हमें कोबरा की जरूरत है, वही हमें उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकता है, पर यह कोबरा हमें मिलेगा कहाँ। आहान ने कहा और सिगरेट अपने होठों के बीच रख लिया। मिल जाएगा, बस उस तक एक खबर पहुंचानी है, वह खबर सुनते ही हम तक खुद ब खुद आ जाएगा। कियान की बात सुनकर आहान उसे सवालिया नजरों से देखने लगा और उसे देखते हुए ही उसने कहा, तू कहना क्या चाहता है, तू कौन सी खबर उस तक पहुंचाना चाहता। उसके पूछने पर कियान होठों को तिरछा कर हल्का सा मुस्कुरा दिया तो आहान ने चौंकते हुए कहा, नो वे, मैं यह नहीं करूंगा, और भी रास्ते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह नहीं। उसकी इस बात पर कियान ने कहा, इंटरेस्ट रिजल्ट के लिए यह शॉर्टकट है। यह सुनकर आहान ने कहा, यह कहकर वह जाने लगा और जाते हुए उसने कहा, गुड नाइट, कल मिलते हैं। कियान उसके जाने के बाद भी अंधेरे को घूर रहा था कि तभी काले बादलों में छुपे चांद की रोशनी उस पर पड़ी तो उसके नजरें हटकर चांद पर चली गई और उसकी आंखों के सामने काहिरा का चेहरा आ गया। उसका चेहरा देखते ही उसने अपने और उसके बीच की हुई किस याद आ गई और वह हल्के से होठों को तिरछा कर मुस्कुराते हुए उसने कहा, सिली गर्ल, सो जाओ, बहुत रात हो गई। अगली सुबह होते ही सब तैयारियों में लग गए थे। आज बहुत लोग आने वाले थे। राघव अपनी फैमिली के साथ अर्ली मॉर्निंग ही आ गया था। राघव तो सबके साथ हॉल में बैठा बातें कर रहा था, पर रिवांश और ऋषि दोनों ही सो रहे थे कि तभी सूरज की किरणें जब रिवांश और ऋषि पर पड़ी तो दोनों ने एक एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया, पर अगले ही पल कुछ याद आते ही ऋषि चौंक कर उठ गया और उसने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने टाइम देखकर रिवांश की तरफ देखा और हैरानी से उसे देखते हुए बोला, भाई यह मैं क्या देख रहा हूँ, आप और 10 बजे तक सो रहे हो, क्या आज सूरज टाइम से नहीं निकला।
या किसी और ही दिशा से निकला है। यह कहते हुए वह बालकनी में से आ रही किरणों को देख रहा था कि तभी रिवांश ने एक पिलो उठाकर अपने मुंह पर रख लिया और उसने कहा, शट योर माउथ ऋषि, मेरे रूम से निकलो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसकी बात पर ऋषि ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई, एक तो आप यहाँ आकर इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो और मुझे अपने रूम में से भी निकाल रहे हो, यह सही नहीं। यह कहते हुए वह बेड से उठा और अंगड़ाई लेने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने खुश होते हुए कहा, अब तक तो वह भी आ गई होगी। यह कहते हुए उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह तुरंत ही रिवांश को गुड नाइट बोलकर उसके जाने के बाद रिवांश ने आंखें बंद किए हुए खुद से कहा, नजरें चाहते हैं दीदार करना या दिल चाहता तुम्हें प्यार करना, अब तो यह आंखें तभी खुलेंगी जब तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी। यह कहते हुए वह धीरे से मुस्कुरा दिया और एक पिलो को उठाकर अपनी बाहों में कसकर भर लिया। वहीं ऋषि जब रूम से निकलकर हॉल में देखते हुए जा रहा था कि तभी कुछ आवाज सुनकर वह रुक गया और उसने सामने देखा। सामने से कियान और अहान दोनों कुछ बातें करते हुए आ रहे थे कि तभी उन दोनों की नजर भी इस ऋषि पर गई और वह दोनों भी रुक गए। ऋषि ने दोनों को देखा और मन ही मन खुद से कहा, यार देखो, चला था होने वाली बीवी के दर्शन करने, दर्शन हुए किसके, होने वाले सालों के, एक बड़ा साला और एक छोटा साला। पर मैं क्या करूं, मुझे तो दोनों से ही डर लगता है। भाई भी सो रहे हैं वरना उनसे मदद ले लेता। कियान और अहान को देखते हुए ऋषि सोचे जा रहा था कि तभी दोनों उसके पास आए। यह देखकर ऋषि ने जल्दी से कियान से कहा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई। उसकी बात पर अहान ने कहा, लगता है नींद का नशा अभी उतरा ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो अहान भाई, ऋषि ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। उसकी बात पर तो अहान ने उसकी बात पर कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा ऋषि क्योंकि कियान का बर्थडे 2 दिन बाद है, आज नहीं। यह सुनकर ऋषि ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, मुझे याद है, मैं तो एडवांस में बोल रहा था, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। यह कहते हुए वह जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था कि तभी अहान ने फिर से कहा, रिवांस कहाँ है। ऋषि ने स्माइल करते हुए कहा, भाई आज अभी तक सो रहे हैं। उसकी बात पर सुनकर कियान और अहान दोनों ने एक दूसरे को देखा और अहान ने कहा, रिवांस अभी तक सो रहा है, यह कब से हुआ? वह अभी तक सो रहा है। तो उसी की बात पर कियान ने अहान की तरफ देख कर कहा। तो अहान ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, वह सच में अभी तक सो रहा है, पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी कियान ने कहा, वह ट्रेवल करके थक गया है इसलिए सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो और सोने दो, वह थोड़ी देर बाद खुद उठ जाएगा। यह कहकर अहान के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद अहान भी नीचे हॉल में आ गया और इस सब के बीच बैठ गया। उसे नाइट ड्रेस में देख कर राहा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने अभी तक शावर नहीं लिया, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ वरना ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। उसकी धमकी सुनकर ऋषि ने कहा, मेरी माँ हर समय मुझ पर टाइम बम बनकर फटने को तैयार रहती। फिर जाते हुए उसने झरना से कहा, वैसे झरना आंटी, बाकी सब कहाँ दिख नहीं रहे। उसका इशारा वाणी की तरफ था। वह उसके बारे में जानना चाह रहा था कि तभी झरना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अभी सब लोग कहाँ आए हैं, वाणी भी नहीं आई, कल तक सब आ जाएंगे, वाणी और प्रियांशी आज आ जाएंगे। यह सुनकर ही मुस्कुराने लगा कि फिर उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद से कहा, तो आज तुम आ रही हो, आई एम सो हैप्पी। मुझसे यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम्हें देखने के लिए कब से तरस रही हैं मेरी यह आंखें। जब तक तुम आती तो तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। यह कहते हुए वह अपने रूम में चला गया। नीचे हॉल में झरना ने मुस्कुराते हुए राहा से कहा, वैसे राहा, तुम्हारे दोनों ही बेटे बहुत अच्छे हैं। उसका साथ देते हुए सांझ ने सवाल कर दिया, रिवांश की उम्र भी कियान जितनी ही है, क्या तुमने उसके लिए कोई लड़की देखी? उसकी बात पर राहा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ भी और नहीं भी। उसका ऐसा अटपटा जवाब सुनकर सांझ और झरना दोनों एक दूसरे को देखने लगी कि तभी उनसे पहले ऋचा ने कहा, तुम्हारी यह बातें कुछ समझ नहीं आई, हमें जरा सही से समझाओ। उसकी बात सुनकर राहा फिर से मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए ही उसने कहा, राघव जिससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, अगर वह लोग मान जाते हैं तो हाँ, अगर नहीं मानते हैं तो हमें दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। यह सुनकर झरना ने चौंकते हुए कहा, वाह, राघव कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं अपने बच्चों के बारे में। वैसे कौन है वह लोग जिससे राघव रिश्ता जोड़ना चाहते? यह सुनकर राहा कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि यह बात वह कैसे बताए। पर तभी जैसे ही वह कुछ बोलने को हुई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सब हॉल में ही बैठे हुए थे इसलिए सभी की नजरें एक साथ दरवाजे पर चली गई। अर्जुन और किया दोनों अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर सांझ, झरना, ऋचा सभी खुश हो गई और जल्दी से जाकर वह तीनों बारी बारी किया के गले लग गई। विवान, विहान और रूहान ऑफिस में थे। अक्षत और गौतम ही उसके साथ ही ऑफिस गए हुए थे।
इसलिए विला में अर्जुन की कंपनी के लिए राघव ही था। अर्जुन को सालों बाद देखकर राघव मुस्कुरा रहा था। तभी उसने अर्जुन के सामने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर AR। फाइनली इतने सालों बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तभी अर्जुन ने उसकी बातों का जवाब अपने ही अंदाज में दिया और मुस्कुराते हुए उसने कहा, सोचा नहीं था कि तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हें देखकर लगता है कि साले साहब ने सभी को बुलाया है। लगता है एक बार फिर हम सब उस दिन को जीने वाले हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? राघव के पूछने पर अर्जुन ने कहा, डर और मुझे? मेरा छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हें इतना डर लग रहा है? यह सुनकर राघव ने प्राउडली कहा, मुझे डर किस बात का लगेगा? दोनों बेटे शेर जैसे हैं मेरे, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं दोनों। राघव की इस बात पर अर्जुन ने कहा, फिर तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा तुम्हारे दोनों शेर से। यह सुनकर राघव ने कहा, सिर्फ बीवी को ही ले आए हो क्या? साथ बेटी नहीं लाए हो अपनी? क्या उसे उदयपुर ही छोड़ आए हो? नहीं, प्रिया वाणी के साथ आ रही है। बस कुछ ही देर में दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर होंगी। ऐसे ही दोनों कुछ और बातें करने लगे। वहीं उधर काहिरा और समीरा दोनों सभी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया के मजे ले रही थी। दोनों के हाथ में चिप्स का पैकेट था और वह मजे से खाते हुए घूम रहे थे कि तभी समीरा की नजर रोनित पर गई और उसे रोनित को देखकर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, चिलगोजे, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, वरना मर्डर कर दूंगी तेरा। साला नकली आशिक, एक बार वापस चले जाएं, हम सब पूरे कॉलेज के सामने तेरी बेइज्जती करूंगी। उसकी धमकी सुनकर रोनित ने थूक गले से नीचे उतारा और कहा, देखो तो, मेरी बार बार ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट तुम किसी भी इंसान के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती। तेरे ह्यूमन राइट्स की ऐसी की तैसी साले। और तूने इंसान किसे बोला? तू एलियन है चिलगोजे, एलियन। जाकर आईना देख, तू खुद की शक्ल भी देखकर डर जाएगा। गलती से बच्चों के सामने चला गया तो बेचारे बच्चे भी तेरी शक्ल देखकर हार्ट अटैक से मर जाएंगे। एक बार फिर रोनित उससे अपनी बेइज्जती करवा कर गुस्सा हो गया था। अब उसे गुस्से में घुरने लगा था। वहीं काहिरा उसे पकड़े खड़ी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अगर वह उसे नहीं पकड़ती तो शायद समीरा सबके सामने बाल नोचकर उसे मार रही होती। रोनित समीरा को घूरते हुए चला गया। रोहन ने भी यह सब देखा था। उसे भी दोनों बहनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह रोनित के पास गया और उसने कहा, कब तक, आखिर कब तक यह दोनों हमारी बेइज्जती करती रहेंगी? मुझे इनसे बदला लेना है अपनी बेइज्जती का। उसकी बात पर रोनित ने कहा, बदला लेने के लिए तो मैं भी कब से तड़प रहा हूँ साला। जब देखो तभी दोनों की दोनों नागिन की तरह डसने को तैयार रहती हैं। और अभी अभी तो इस समीरा ने अपनी हद पार कर दी। पहले दिल्ली में कॉलेज में सबके सामने बेइज्जती की और अब मुंबई आकर भी इसे चैन नहीं मिला। यहाँ भी सबके सामने पब्लिक प्लेस में इसने मेरी बेइज्जती की है। मुझे इससे अपना बदला लेना है। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। रोनित ने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। फिर दोनों मुस्कुराते हुए समीरा और काहिरा को देख रहे थे। दूसरी तरफ विला में शाम के 5 बज रहे थे। राहा थोड़ी सी कंफ्यूज, थोड़ी घबराई हुई रिवांश के रूम के बाहर खड़ी थी कि तभी राघव जो वहां से जा रहा था उसने राहा को टेंशन में देखकर उसके पास आ गया और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? उसके पूछने पर राहा ने कहा, राघव यहाँ आकर रिवांश को क्या हो गया है? सुबह से ही अपने कमरे में है, बाहर भी नहीं आया, सबसे मिला भी नहीं। उसकी बात सुनकर राघव ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो, वह ठीक है, जब उसका मन चाहेगा वह उठकर आ जाएगा। यह कहकर वह उससे समझाते हुए अपने साथ ले गया। प्रियांशी और वाणी दोनों ही आ गई थी। वह दोनों जब फ्रेश होकर हॉल में आई तो सब बैठे थे और बातें कर रहे थे। दोनों उनसे मिली और किया ने प्रिया को राहा से मिलवाया। प्रिया को देखकर राहा ने मुस्कुराते हुए किया से कहा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। किया उसकी बात पर किया मुस्कुराने लगी। तभी उसके बगल खड़ी वाणी ने किया को कंधे से पकड़ते हुए कहा, आंटी, प्रिया खूबसूरत ही नहीं, चांद का टुकड़ा है। उसकी बात पर राहा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाणी, तुम भी प्रिया जैसी ही हो, दोनों बहनें एक दूसरे की परछाई लगती। यह सुनकर झरना ने कहा, पर इन्हें शांत कहाँ रहना आता है। प्रिया जितनी शांत स्वभाव की है, वाणी उतने ही तीखे स्वभाव की। झरना की बात पर वाणी ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, सब अपने बच्चों की तारीफ करते हैं पर आप पहली ऐसी हैं जो अपने बच्चों की बुराई कर रही हैं। सब अपने बच्चों की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बच्चे अच्छे हैं। झरना की बात पर वाणी की आंखें छोटी हो गई और उसने दोनों हाथ कमर पर रखकर झरना को देखते हुए कहा, मैं भी उतनी ही अच्छी हूँ, पर आप उस नज़र से मुझे देखती कहाँ हैं। और रही बात प्रिया मैडम की, तो अभी आपने इन्हें जाना ही कहाँ है। हम रहते हैं इनके साथ, जरा हमसे पूछो कोई इनके बारे में, इनके ऊपर तो हम पूरी किताब लिख देंगे।
50 शेड में जितने शेड मिस्टर ग्रह के नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा शेड प्रिया मैडम के हैं। वहीं वाणी फ्लो में क्या बोल गई थी उसका उसे अंदाजा भी नहीं था। वहीं सब उसकी बातें सुनकर आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देख रहे थे। प्रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो वाणी को एहसास हुआ कि वह क्या बोल गई, और तभी उसने सबके चेहरे देखे। सब उसे आंखें बड़ी किए देख रहे थे। उन्हें खुद को ऐसे देखता पाकर वाणी सबसे अपनी नजरें चुराने लगी। उसने कनखियों से प्रिया को देखा और इशारे से मदद मांगने लगी। प्रिया ने उसे देखकर मन में ही खुद से कहा, यह लड़की कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है और अब मदद भी मांग रही, कैसे मदद करूं मैं इसकी। यह बोलते हुए प्रिया उस एक्वर्ड सिचुएशन में से वाणी को निकालने का रास्ता सोचने लगी। तभी उसने देखा कि झरना उससे कुछ कहने वाली है कि तभी प्रिया ने कहा, चल वाणी, हम उनके लिए चाय ले आते हैं। तो उसकी बात सुनकर वाणी की जान में जान आई और उसने जल्दी से प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल, हम सबके लिए चाय ले आते हैं। यह कहकर दोनों ही चली गईं। झरना अभी भी वाणी को घूर रही थी। तभी सांझ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे ऐसे मत देख, वह आज के जमाने की बच्ची है, उनकी तरह सोच। अभी उसने आंखों के इशारे से राहा को दिखाया। सांझ यह देखकर समझ गई थी। सांझ को इस बात की टेंशन थी कि राहा क्या सोच रही होगी। राहा ने भी अब तक उसकी बात को भांप लिया था और तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, झरना इतना क्या सोच रही हो, हम भी 2 बच्चों की माँ हैं, हम सब समझते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। यह कहकर वह जाने लगी तो उसे जाते देख कर झरना ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो राहा, वह दोनों चाय ले आएंगे। उसकी बात पर राहा ने मुस्कुराते हुए कहा, रिवांश चाय नहीं पीते, हम उनके लिए कॉफी बनाने जा रहे हैं। यह कहकर वह चली गई। वह जब किचन में आई तो देखा प्रिया और वाणी दोनों ही चाय बना रही थी। उन्हें देखकर वह मुस्कुराने लगी। तभी वह दोनों एक बार फिर राहा को देखकर असहज हो गई। तभी वाणी ने राहा को देखते हुए कहा, आंटी आप क्यों आए हैं, हम बना रहे हैं सभी के लिए चाय। उसकी बात पर राहा ने कहा, हम अपने बेटे रिवांश के लिए कॉफी बनाने आए, उन्हें चाय पसंद नहीं। यह सुनकर वाणी ने कहा, वाह, उन्हें कॉफी पसंद है। आपको पता है आंटी, प्रिया को भी कॉफी पीना पसंद है और यह बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। आप रहने दीजिए, प्रिया बना देगी। उसकी बात सुनकर राहा ने प्रिया की तरफ देखा तो उसने कहा, आंटी मैं बना देती हूँ अभी, आप जाइए। यह सुनकर राहा ने प्रिया के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, थैंक यू बेटा। यह कहकर वह चली गई। उसके जाने के बाद वाणी ने कहा, वैसे राघव अंकल के 2 बेटे हैं ना, दूसरे वाले का क्या नाम है। यह सुनकर प्रिया ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैं कभी इनसे मिली ही नहीं। उसकी बात पर वाणी ने कहा, हाँ तो मैं कौन सा मिली हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सबके लिए ट्रे में चाय ले आई। सबको चाय देने के बाद ट्रे में रखी कॉफी के मग को देखकर झरना ने कहा, यह कॉफी किसके लिए है। तभी राहा ने कहा, रिवांश के लिए, हम उन्हें कॉफी देकर आते हैं। वह उठने लगी कि तभी सांझ ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, प्रिया दे आएगी। उसका साथ देते हुए किया ने कहा, हाँ राहा, प्रिया दे आएगी, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है, तुम बैठो, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी। यह कहकर किया ने प्रियांशी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, जाओ बेटा, रिवांश को कॉफी दे दो। प्रिया कंफ्यूजन में सबको देख रही थी। तभी वाणी ने उसके कान में कहा, जाओ प्रिया बेटा, रिवांश जी को कॉफी देकर आओ और हाँ, वापस आकर मुझे बताना जरूर रिवांश जी कैसे दिखते हैं। यह कहते हुए वाणी के एक्सप्रेशन बहुत फनी लग रहे थे। प्रिया समझ गई कि वह उसे छेड़ रही है। तभी उसने वाणी को आंखें दिखाई और मुंह बनाते हुए बड़बड़ाते हुए उसने कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं वाणी की बच्ची। एक तो यह लोग, ऊपर से अब तू भी, इतने सारे सर्वेंट है और माँ ने भी कॉफी देने के लिए मुझे ही बोल दिया। जब सब बोल रहे थे तो चली जाना। यह कहते हुए उसने प्रिया को अपने कंधे से पुश किया। प्रिया फिर से चिढ़ गई। तभी उसे वही खड़े देखकर किया ने कहा, प्रिया बेटा, कॉफी भी ठंडी हो जाएगी, जाओ। उसने ट्रे उठाई और एक नजर उसने वहीं खड़े खड़े ऊपर की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली और चली गई। उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद से कहा, कौन यह नखरे तो देखो, इनके कॉफी भी कमरे में ही पीनी है ना कि नीचे आकर सबके साथ बैठकर। प्रिंसेस हम हैं उदयपुर की और नखरे इनके राजकुमारों से कम नहीं। एक तो कॉफी बनाई, ऊपर से पहुंचाओ भी। लकी मैन प्रियांशी राणा तुम्हें कॉफी देने आ रही है, खुश हो जाओ। प्रिया की बातों से उसका गुस्सा झलक रहा था। उसने अपने एक एक शब्द को दांत पीसते हुए कहा था। वह खुद से बातें करते हुए रिवांश के कमरे तक आ गई थी। डोर के बाहर खड़े होकर वह सोच में पड़ गई, अंदर जाए या नहीं जाए। उसके आगे बढ़ते हाथ को वह बार बार पीछे लेते हुए मसल रही थी।
तभी उसने खुद को डांटते हुए कहा, क्या कर रही है प्रिया? क्या सारी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है? जल्दी से कॉफी देकर जा यहाँ से। उसने गहरी सांस ली और डोर नॉक किया तो डोर अंदर से अनलॉक था। वह उसके नॉक करते ही खुल गया। प्रिया धीमे कदमों से तो अंदर का माहौल देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। चारों ओर नजरें घुमाते हुए उसने खुद से कहा, अभी रात होने में समय है, पर यहाँ तो पहले से ही रात है। कमरे के बाहर दिन और कमरे के अंदर रात। गजब! कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, सारी लाइटें बंद थी, बस बालकनी में आ रही संध्या की रोशनी हल्की हल्की फैली थी, जो बेड पर औंधे मुंह सो रहे रिवांश की पीठ पर पड़ रही थी। उसने अंदर शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। उल्टा होकर सोने की वजह से उसके बायोसेप्स दिख रहे थे। उसकी फिट बॉडी अंदर शर्ट से झांक रही थी। प्रिया उसे देखते हुए धीमे कदमों से उसके पास आ गई। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखा और रिवांश को देखा। उसका चेहरा दूसरी तरफ से। उसे देखकर प्रिया ने खुद से कहा, क्या करूं, उठाऊं या चली जाऊं उसे? प्रिया ने उठाया तो कहीं बाद में मुझे कॉफी ठंडी होने के बाद फिर से ना बनानी पड़ जाए। यह सोचते हुए उसने धीरे से अपने कोमल आवाज में कहा, आपकी कॉफी आपकी मॉम ने भेजी। या कहकर वह जाने के लिए मुड़ गई तो वहीं रिवांश उसकी आवाज सुनकर पलट गया। प्रिया ने अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसका पैर नीचे पीछे एक मैट से उलझ गया और वह मुंह के बल नीचे गिरने लगी कि तभी रिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ने की वजह से प्रिया आगे की तरफ झुकी हवा में लटकी हुई थी। उसने नीचे फ्लोर को देखा और खुद से कहा, बाल बाल बची, वरना आज तो चेहरे का बैंड बजता। उसने अभी यह कहा ही था कि तभी रिवांश ने उसका जो हाथ पकड़ा हुआ था उसे अचानक से अपनी ओर खींच लिया। उसके खींचने से प्रिया पलट गई और रिवांश के ऊपर जा गिरी। उसके दोनों हाथ रिवांश के सीने पर थे, जो रिवांश की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। अचानक खींचने की वजह से प्रिया के सारे बाल आगे की तरफ आकर उसके चेहरे पर बिखर गए थे, जिनकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वहीं रिवांश उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। तभी उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी ठंडी आवाज प्रिया के शरीर में कपकपाहट पैदा कर रही थी। उसकी सांसें पहले ही रिवांश के इस तरह अचानक खींचने से बढ़ गई थी। उसका सवाल उसे अब और डरा गया था। तभी प्रिया ने अटकते हुए कहा, वह मैं आपकी मॉम ने मुझे भेजा है, आपकी कॉफी को वहां जो रखी है। प्रिया का सिर नीचे झुका होने की वजह से रिवांश उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी उसने प्रिया के चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथ बढ़ाकर साइड करने लगा। उसने जैसे ही लेफ्ट साइड के बालों को एक तरफ किया, प्रिया के डरे हुए चेहरे का एक हिस्सा उसे दिखा। उसकी पलकें झुकी थी। यह देखकर उसे कुछ कह पाना मुश्किल था। प्रिया की आंखें बंद किए हुए ही थी। प्रिया उससे नजरें चुरा रही थी तो वहीं रिवांश उसका खूबसूरत चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया था। सूरज की डूबती किरणें प्रिया की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। तभी रिवांश उसका पूरा चेहरा देखने के लिए उसके चेहरे पर बिखरे राइट साइड के बालों को भी साइड कर दिया। अब उसकी नजरों के सामने उसका थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा डरा हुआ और थोड़ा बेचैनी से भरा चेहरा आया तो वह उसे देखता रह गया। फिर उसने प्रिया को देखते हुए एक बार और अपनी ठंडी आवाज में कहा, आंखें खोलो अपनी। उसके कहने पर प्रिया ने झुकी पलकों को ऊपर उठाया तो दो आंखें चार हुई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, जो शायद डर की वजह से आ गए थे। वह बेचैन नजरों से उसे देख रही थी कि तभी उसे वाणी की बात याद आई। उस बात को याद करते ही उसने कहा, यह तो सच में हैंडसम है, वह भी बहुत ज्यादा। उसे देखते हुए रिवांश ने एक और सवाल किया, नाम क्या है तुम्हारा? उसके पूछने पर प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रिया। यह सुनते ही रिवांश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने प्रिया को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं। जो मांगा वह दे दिया, कुछ और मांगता तो शायद वह भी मिल जाता। उसका इशारा भगवान की तरफ था। प्रिया को देखते हुए वह खुद से ही बात कर रहा था कि तभी प्रिया ने उसके ऊपर से उठते हुए कहा, छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। उसके यह बोलते ही रिवांश की पकड़ ढीली हो गई। जाइए, यह कहते हुए उसने प्रिया को छोड़ दिया। वह उठकर खड़ी हुई और जाने के लिए मुड़ गई। तभी रिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, बिना उसके बाहर कैसे जाओगी तुम? उसकी बात सुनकर प्रिया पीछे मुड़ी और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी उसकी नजर रिवांश के हाथ पर गई। उसके हाथ में उसका दुपट्टा था। अपना दुपट्टा उसके हाथ में देखकर वह चौंक गई। तभी उसने खुद को देखा और जल्दी से खुद को ढकते हुए शर्मा गई। उसे खुद से शर्माते देखकर रिवांश के होठों पर एक बार फिर स्माइल आ गई। वह बेड से उठा और उसने प्रिया को उसका दुपट्टा पहना दिया। फिर उसकी नजर टेबल पर रखे कॉफी पर गई और उसने कॉफी का मग लिया और उसकी सिप ली। अब तक प्रिया भी बिना पीछे मुड़े डोर तक चली गई थी। तभी रिवांश ने कहा, कॉफी बहुत अच्छी है, जिसने भी बनाई है उसे मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। प्रिया ने सिर हिलाया और चली गई। रिवांश मुस्कुराते हुए देखता रह गया। प्रिया ने कमरे से बाहर आकर सुकून की सांस ली और एक नजर कमरे को देखकर खुद से कहा, थैंक्स मुझे नहीं चाहिए आपका थैंक्स। यह कहकर वह चली गई। वहीं ऋषि विला जब आया तो खुद में ही बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में जाने लगा, बताओ इतने सारे लोग हैं इस विला में,
पर फिर भी डैड को मैं ही मिला था। खुद से बातें करते हुए ऋषि अपने रूम में जा रहा था कि तभी सामने से आ रही वाणी से टकरा गया। वाणी ने कान में हेडफोन लगाया हुआ था। वह अपने ही धुन में सॉन्ग के लिरिक्स गुनगुनाते हुए चली आ रही थी। तभी ऋषि से टकरा गई। दोनों ही अचानक हुई इस टक्कर से संभल नहीं पाए और दोनों ही नीचे गिर गए। दोनों के ही मुंह से दर्द भरी आह निकली थी। वाणी ने ऋषि को देखते हुए कहा, अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? मुझे गिरा दिया। यह सुनकर ऋषि ने कहा, सेम पिंच, तुम भी अंधी हो क्या? यह कहते ही उसने वाणी को देखा, वह उसे ही घूर रही थी। ऋषि खड़ा हुआ और उसने वाणी को देखते हुए खुद से कहा, या कहीं वाणी तो नहीं है? फिर अगले ही पल मुंह बनाकर कहा, नहीं नहीं, यह वाणी नहीं हो सकती। यह कितनी क्यूट थी बचपन में, कितनी प्यारी थी, और यह तो लड़ाकू बिल्ली लग रही है, पर यह भी क्यूट और प्यारी तो दिख रही है। यह कहते हुए ऋषि सोच में पड़ गया कि तभी वाणी ने उसे धक्का देते हुए कहा, आप बीच रास्ते से हटो भी। क्यों बीच रास्ते में खंभा बनकर खड़े हो, बेवकूफ आदमी? यह कहकर वह उसे साइड करके चली गई। ऋषि से मुंह खोले देख रहा था। वह जैसे ही उसे पीछे जाते हुए बोलने के लिए हुआ कि तभी प्रिया ने वाणी को आवाज देते हुए कहा, वाणी यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। यह सुनते ही ऋषि के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वह हैरानी से उसे देखता रह गया। उसने वाणी को देखते हुए खुद से कहा, मैंने क्या क्या सोचा था और क्या से क्या निकली। जब छोटी थी तो कितनी प्यारी लगती थी, मन करता था सारा दिन इसी के साथ खेलता रहूं, और अब देखो लड़ाकू बिल्ली बन गई है। कैसे झेलूंगा मैं इसे? यह कहते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वहीं उधर कियान और रहान दोनों बाहर आए थे। उनकी कार का सुनसान जगह आकर रुकी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद एक और कार आई। वहां उस कार में से एक आदमी बाहर आया और उसने कियान जिस कार में बैठा था उसकी विंडो पर नॉक किया। तभी अहान ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो उस आदमी ने कहा, हमें कॉल करने वाले तुम ही तो हैं। उसकी बात पर अहान ने सिर हिला दिया। तभी उस आदमी ने भी सिर हिला दिया। तभी उस आदमी ने कहा, अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं निकली तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। अब बताओ कहाँ मिलेगा कियान ओबराय? उसकी बात पर अहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं, अभी इसी वक्त। उसकी बातें सुनकर वह आदमी कंफ्यूज हो गया। उसे कुछ समझ आता कि तभी कियान ने गाड़ी के बैक डोर को लात मारकर खोला। वह गाड़ी में से बाहर आया तो उसे देखकर उस आदमी ने कहा, यह एक ट्रिप है, मैं समझ गया कौन हो तुम दोनों। मैं अभी उन्हें वह बोल ही रहा था कि तभी किया ने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। यह देखकर अहान ने कहा, बड़ी जल्दी समझ आ गया तुझे कि यह ट्रिप है। बेवकूफ आदमी। अपने आदमी को पिटता देखकर कार में बैठे और आदमी निकलकर बाहर आ गए। उन्हें आते देखकर अहान भी गाड़ी से निकल गया और देखते ही देखते वहां एकदम और दमदार फाइट शुरू हो गई। कियान और अहान दोनों अपने डेंजरस ऑरा में थे और वह उन लोगों से लड़ रहे थे। कुछ देर में वे सारे आदमी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। तभी कियान ने आदमी के पास नीचे बैठ गया और उसे शर्ट की कॉलर से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाकर बोला, बता कोबरा कहाँ मिलेगा? उस आदमी ने दर्द में कराहते हुए कहा, कोबरा कहाँ है या हम नहीं जानते। उसके बोलने के अगले पल ही कियान ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसका खून कियान के हाथ पर भी लग गया था। तभी उसने अपना हाथ उसके कपड़ों से साफ करते हुए कहा, दोबारा नहीं पूछूंगा। तभी अहान भी उसके पास बैठते हुए बोला, तेरे तो पैर का स्ट्रक्चर तो पहले ही बिगड़ गया है, क्यों आज की नाइट को अपने डेथ नाइट बनाने में लगा है? मुंह खोल, नहीं तो ऊपर जाने का टिकट बिना मुहूर्त के कट जाएगा। उनकी बातें सुनकर वह आदमी डर गया। वह अपनी डरी हुई नजरों से दोनों को देख रहा था। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उनकी आंखों में से अपनी मौत दिख रही थी। तभी उस आदमी ने डरते हुए जल्दी से कहा, कोबरा कहाँ है? या तो मुझे पता नहीं, पर आपको कोबरा तक जो पहुंचा सकता है उसका पता मैं जानता हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अहान ने रूड टोन में कहा, वह हमें कहाँ मिलेगा? अहान की बातों का जवाब देते हुए उसने कहा, वह आज रात मुंबई के एक क्लब में आने वाला है। यह कहते हुए उसने मुश्किल से अपना हाथ उठाकर टाइम देखा और टाइम देखते हुए कहा, वह उस क्लब में आ चुका होगा। उसकी बात पर अहान ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, एड्रेस? तो उस आदमी ने क्लब का नाम बता दिया। दोनों ही खड़े हुए और तभी कियान उसे देखते हुए उसके माथे पर निशाना लगा दिया। यह देखकर वह आदमी डर गया और उसने अटकते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, मैं जितना जानता था मैंने तुम्हें सब बता दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। उसकी बात पर कियान ने बिना किसी भाव के कहा, तुझे छोड़ दूं? क्यों? मुझे कोई ऐसा काम बता जिसकी वजह से तुझे जीने का मौका मिले। उसकी बात सुनकर वह खामोश हो गया। मौत को अपने सामने देखकर उसका गला सूख गया था कि तभी कियान उसे देखते हुए कहा, इस बार कोई माफी नहीं, हर गलती की सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, सजाए मौत। अपनी बात पूरी करते ही उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली उस आदमी के माथे के बीचों बीच जाकर लगी। गोली लगते ही उसकी सांसें रुक गई। तभी वह दोनों भी क्लब के लिए चले गए।
कियान अहान के बगल बैठा था और अहान ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा था। कियान ने टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। कुछ देर बाद ही दोनों क्लब की पार्किंग में थे। दोनों एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। फिर दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क लगाया और दोनों ने अपनी अपनी गन कमर में लगा ली और गाड़ी से बाहर आ गए। दोनों क्लब में एंटर हुए तो क्लब को लोगों से खचाखच भरा देखकर अहान ने कहा, मुझे नहीं पता था दुनिया में फालतू लोग रहते हैं। उसकी बात पर कियान ने कहा, अब पता चल गया ना, यह दुनिया फालतू लोगों से भरी है। यह सुनकर अहान ने अंदर आते हुए कहा, इतने सारे लोगों से हम उसे ढूंढेंगे कैसे? उसकी बात पर कियान ने अपनी काली आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए कहा, कमीने लोग भीड़ से अलग ही दिखते हैं, उसका कमीनापन ही हमें उसका पता बताएगा। यह कहकर वे दोनों और अंदर आ गए। तभी अहान की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर गई और उसने कियान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देख, वे दोनों बहनें भी यही हैं। कियान ने उस तरफ देखा जहां अहान ने उसे देखने का इशारा किया था। वहां समीरा और काहिरा दोनों मजे से म्यूजिक पर थिरक रही थी। उनकी यह मस्ती और इस तरह बेफिक्र होकर म्यूजिक पर थिरकना उनकी एनर्जी को बयां कर रहा था। दोनों के चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। बैक साउंड में म्यूजिक चल रहा था। कियान ने काहिरा को देखकर सिर हिला दिया तो वहीं अहान समीरा को देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो कियान ने कहा, उसे ढूंढना जरूरी है। उसकी बात पर अहान ने कहा, ढूंढ लेंगे ना, पहले इन्हें भी थोड़ा सा सरप्राइज दे दें। या कहते हुए वह समीरा की तरफ बढ़ गया। कियान ने काहिरा को देखा तो उसे इतनी बेफिक्री से घूमता देखकर वह भी खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया और उसके कदम भी अपने आप काहिरा को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गए। कियान उसके पास जाकर उसके सामने खड़ा उसे खुद में ही गुम देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था, पर उसकी यह मुस्कुराहट उसके मास्क के पीछे छुपी हुई थी। वही अहान ने समीरा के पास जाकर अचानक से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया तो समीरा ने चौंक कर अहान की तरफ देखा। वह उन आंखों को पहचानती थी। वह उस चुवन से भी अनजान नहीं थी। उसकी सांसों के साथ साथ उसकी धड़कनें भी अचानक से बढ़ गई थी। उसने धीरे से अहान की आंखों में देखते हुए कहा, आप? अहान ने अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, हम। हाँ। यह कहते हुए उसने अपने गाल से समीरा के गाल को छू लिया तो समीरा की जैसे सांसें ही अटक गई। उधर वहीं कियान अभी भी काहिरा को खुद में ही देख रहा था कि तभी अचानक धक्का लगने की वजह से वह कियान के ऊपर जा गिरी और उसके सीने से टकरा गई। तभी कियान ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। उसके काहिरा की कमर को कसकर पकड़ने से की वजह से उसकी सांसें गले में ही अटक गई थी। तभी उसने नजरें उठाकर कियान की आंखों में देखा और खुद से बोली, यह तो वही आंखें हैं, वही एहसास, इसका मतलब यह वही है। उन आंखों में देखते हुए काहिरा ने डर, बेचैनी, घबराहट का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और कियान से अलग होने लगी। तभी कियान ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे अपने और करीब कर लिया। यह देखकर काहिरा की धड़कनें और तेज हो गई। तभी कियान ने उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, सिली गर्ल। उसकी नजदीकियों ने पहली बार काहिरा की बोली बंद कर दी थी और अब उसकी बातें उसे और डरा रही थी। वह कुछ कहती तभी कियान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर से खींचकर क्लब के एक कोने में ले आया जहां ज्यादा लोग नहीं थे और अंधेरा भी ज्यादा था। कियान ने उसे दीवार से लगा दिया और उसके दोनों साइड दीवार पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। काहिरा ने उसकी काली आंखों में देखकर डरते हुए कहा, देखिए, मुझसे दूर रहिए वरना मैं दी को बुला लूंगी, फिर वह आपको नहीं छोड़ेंगी। कियान ने उसकी भूरी भूरी आंखों में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, ओके, बुलाओ। या कहकर काहिरा ने उसे नजरें हटाकर उसके पीछे देखा तो उसे रंग बिरंगी लाइट और उसमें एंजॉय करते हुए लोग नजर आए, पर उसे समीरा कहीं नहीं दिखी। या देखकर वह और डर गई और उसने कियान को देखा। उसकी हल्की रोशनी सिर्फ काहिरा के चेहरे पर ही पड़ रही थी। कियान का चेहरा अंधेरे में था जिसकी वजह से वह आज भी कियान की सिर्फ काली आंखों को ही देख पाई थी। तभी कियान ने उसे देखते हुए अपने चेहरे से मास्क हटा दिया, पर अब भी काहिरा को उसका चेहरा नहीं दिखा था। तभी कियान उसके थोड़ा नजदीक चला गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर अब मुझे तुम दोबारा ऐसी वैसी जगह दिखी तो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा, तुम्हें कैद कर दूंगा। उसकी बात सुनकर काहिरा ने डरते हुए कहा, जेल में? यह सुनकर कियान ने कहा, हाँ, जेल में, सोने के जेल में। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। या कहकर वह जाने लगी। तभी कियान ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? यह सुनकर काहिरा ने डरते हुए कहा, घर। तो उसकी बात पर कियान होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और उसे वापस से दीवार से लगाते हुए कहा, जो तुमने आज किया है पहले उसकी सजा तो पूरी कर लो। यह सुनकर काहिरा की आंखें बड़ी हो गई। तभी कियान ने उसे एक और शौक देते हुए उसके कांपते होठों पर अपने होंठ रख दिए। यह होते ही काहिरा के पूरे शरीर में एक ठंडी सिरहन सी दौड़ गई और उसके कांपते होंठ शांत हो गए। कियान दोनों हाथ दीवार पर रखे उसे सॉफ्टली किस कर रहा था।
तभी उसकी नजदीकियों से घबरा कर काहिरा ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उसके हाथों को अपने कंधे पर महसूस कर कियान को एक सुकून मिला। तभी उसने दीवार से अपना एक हाथ हटाया और काहिरा की कमर पर रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया। वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। उसकी नजदीकियों से वह अनकंट्रोल हो रहा था। वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों दो अलग लोग न होकर एक ही लग रहे थे। जब काहिरा ने यह महसूस किया कि वह अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उसने कियान के कंधे को और कसकर पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, पर उसके धक्के का कियान पर कोई असर नहीं हुआ। पर वह उसके धक्का देने से समझ गया कि काहिरा अब उसे और हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए वह खुद ही पीछे हट गया। काहिरा उसे गुस्से में देख रही थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। गुस्से और घबराहट से वह हाँफ रही थी। वह जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी कियान ने कहा, तुम आज भी मुझे हैंडल नहीं कर सकती सिली गर्ल। यह कहकर वह अपने मुंह पर मास्क पहनते हुए चला गया। उसने अभी कुछ कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी रुक कर खुद से कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, पर अगले ही पल उसने अपना सिर झटका और चला गया। वहीं उधर समीरा भी अहान के पैसन का सामना नहीं कर पा रही थी। उसकी लगातार कोशिशें अब अहान की स्ट्रेंथ के आगे धरी की धरी रह गई थी, पर वह फिर भी लगातार खुद को अहान से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं अहान उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में गिरफ्त किए उसकी कमर से लगाए खड़ा था, उसे किस कर रहा था। जब वह उस किस से सेटिस्फाई हुआ तब जाकर उसने समीरा को अपनी कैद से आजाद किया। समीरा ने गुस्से में काटते हुए कहा, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से किस करने की। उसकी बात सुनकर अहान ने उसे फिर से कमर से पकड़ा और उसे अपने करीब कर उसके होठों को चूम कर कहा, ऐसे और देखनी है, हिम्मत दिखाऊं। उसकी बात सुनकर समीरा स्तब्ध रह गई। तभी अहान ने उसकी डरी सहमी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपने पर आया तो मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी तुम, समझी। अब जाओ यहाँ से दोबारा। अब मुझे तुम किसी क्लब में दिखी ना तो मैं इससे भी बुरी सजा दूंगा। या कहकर वह उसने उसे छोड़ दिया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।